नमस्कार मित्रों, वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको धनु राशि के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारी जानकारी आपको वार्षिक राशिफल से संबंधित इसी वीडियो में मिल जाएगी। मित्रों, धनु राशि की बात करें तो यह वर्ष थोड़ा आपके लिए चुनौती लेकर आ रहा है। उसकी सबसे बड़ा कारण जो उसका है वो है शनिदेव। शनिदेव आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, धनेश और पराक्रमेश होकर वो आपके 29 मार्च 2025 से आपके 4th हाउस में गोचर करने वाले हैं, जो भौतिक सुख साधन, माता का, जनता का भाव होता है। यहाँ पर शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है, जो 18 मई तक यहीं पर रहने वाले हैं। मित्रों, 29 मार्च तक शनि आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। काफी अच्छी स्थिति है शनि की, वहां पर कहीं ना कहीं पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर आपको दो चीजें मैं पहले और बता देता हूं जिससे आपको शनि की स्थिति समझने में आसानी होगी। शनि जो है यहां पर 12 फरवरी और 14 मार्च से लेकर आपके जो भाग्येश होते हैं सूर्य, उनके साथ गोचर करेंगे। साथ ही शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र होते हैं और सूर्य और शनि आपस में आदर्श शत्रु भी हैं। साथ ही 22 फरवरी से और 31 मार्च 2025 तक शनि अस्त भी रहेंगे, तो आपके तीसरे भाव में शनि 22 फरवरी को अस्त भी हो जाएंगे सूर्य के प्रभाव में। इसी अस्त अवस्था में ही वो यहाँ 4th हाउस में आपके गोचर करने वाले हैं और 29 मार्च को जब प्रवेश करेंगे तो वो अस्त रहेंगे। साथ ही आपको एक और बात बता देते हैं कि जो सूर्य ग्रहण होगा साल का, सन 2025 का पहला सूर्य ग्रहण, वो भी 29 मार्च को ही लगने वाला है मीन राशि में आपके 4th हाउस में। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो वैसे तो सूर्य ग्रहण यहाँ भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन राशि पर लगेगा तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। तो 4th हाउस में जिस दिन शनि का प्रवेश होगा रात्रि के समय, उसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा 4th हाउस में। मित्रों, यहाँ शनि के प्रवेश के साथ ही कई ग्रहों की युति भी रहने वाली है शनि के साथ, और कई प्रकार के अशुभ योग भी यहाँ बन रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि शुक्र की जो स्थिति आपके लिए होती है वो लाभ भाव के स्वामी, साथ ही छठे भाव के स्वामी होते हैं, और दोनों भाव के स्वामी होकर 28 जनवरी 2025 से आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। यहाँ वो राहु के साथ युति करेंगे और 31 मई 2025 तक शुक्र यहीं विराजमान है। अच्छी बात इसमें यह है कि लाभेश होकर यहाँ पर बैठेंगे, साथ ही रोगेश होकर बैठेंगे, परंतु उच्च राशि में रहेंगे। तो जो शुक्र हैं वो मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए बनाएंगे और यह 28 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक बना रहेगा। शुक्र राहु का यहाँ पर जो योग बनेगा ये एक प्रकार का चारित्रिक दोष भी होता है, तो आपको अपने कार्यस्थल पर बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ केतु की भी शुक्र पर दृष्टि पड़ेगी और शुक्र राहु की जो दृष्टि है वो दशम भाव पर रहेगी। अगर आप कोई जनता से जुड़ा काम करते हैं, जैसे कोई एक्टर हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लाइमलाइट में रहते हैं, तो बहुत सतर्क रहिएगा। फेक एलिगेशन वगैरह आपके खिलाफ लग सकता है, आपकी मानहानि हो सकती है और कहीं ना कहीं आपके पद प्रतिष्ठा में ये डाउनफॉल ला सकता है। आपको भौतिक सुख साधन की तो शुक्र जबरदस्त प्राप्ति कराएगा, नई गाड़ी, नया वाहन और कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधन, प्रॉपर्टी या जो है इन सब चीजों की आपको प्राप्ति संभव है, लेकिन आपको साथ में ये भी साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा जो शुक्र राहु की यहाँ युति बनेगी। यहीं पर 14 मार्च को सूर्य भी आ जाएंगे, तो सूर्य और राहु का यहाँ पर ग्रहण दोष बन जाएगा। सूर्य यहाँ पर 1 महीना तकरीबन रहेंगे। इसके बाद 29 मार्च को तो शनि आ जाएंगे और इसी दिन ग्रहण भी लगेगा। तो जब शनि यहाँ पर आएंगे तो शनि शुक्र राहु सूर्य का चतुर्ग्रही योग बनेगा। शनि सूर्य का यहाँ पितृ दोष बन जाएगा, सूर्य राहु का ग्रहण दोष पहले से रहेगा। साथ ही यहाँ बुध भी विराजमान रहेंगे 7 मई तक, तो बुध और राहु का जड़त्व दोष बन जाएगा और इन सब पे केतु की दृष्टि रहेगी। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए कि 4th हाउस में कितनी ज्यादा यहाँ पर एक प्रकार से ट्रैफिक होने वाला है ग्रहों का, और यह आपको कई प्रकार से समस्याएं देगा। मानसिक तनाव आपका चरम पर रहेगा, मानसिक तनाव आपका बढ़ जाएगा। माता के साथ संबंधों को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा, साथ ही पिता के साथ भी संबंधों को प्रभावित करेगा दशम भाव पर दृष्टि डालकर। उच्चाधिकारियों से आपको कहीं ना कहीं मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि 29 मार्च से शनि की ढैया आपको शुरू हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की वजह से स्वास्थ्य आपका बुरी तरीके से प्रभावित होगा। शनि की बात अभी मैं कर रहा हूं, ये तो मैंने आपको युतियां बता दी, लेकिन शनि की स्थिति की बात मैं कर रहा हूं। शनि जब यहाँ बैठेंगे 29 मार्च 2025 से, तो उनकी तीसरी दृष्टि मित्र दृष्टि जो वृषभ राशि पर रहेगी, छठे भाव पर पड़ेगी। तो देखिए छठे भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी ये आपको थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू देगी, चाहे वो पाचन हो,
चाहे आपको जो है पेट में जैसे गैस, अफारा या डाइजेशन की समस्या आपको हो सकती है। कमर से लेकर पैर तक के हिस्सों में दिक्कत ये देंगे शनि, और दर्द वगैरह हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि शनि की जो दृष्टि पड़ेगी वो अपने मित्र राशि पर पड़ रही है, वृषभ राशि जो शुक्र की राशि है। और इस गोचर के दौरान 29 मार्च से और 31 मई तक तो शुक्र और शनि साथ में ही है, तो ये एक अच्छी बात आपके लिए है। और शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि की मित्र दृष्टि तीसरी दृष्टि छठे भाव पर है। इसके बाद सातवीं दृष्टि जो है शनि की, वो आपके दशम भाव पर पड़ रही है, जो कन्या राशि होती है। तो जो लोग, जैसा मैंने बताया कि अगर शनि से जुड़ा व्यापार आप लोग करते हैं, शनि से जुड़ा व्यापार होता है, जैसे कल कारखाने, पुर्जे, बिल्डिंग मटेरियल, लोहा, स्टील या लेदर का, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, या आप लोग कोई कंसल्ट जैसे प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह चलाते हैं, उनके लिए अच्छा, पॉलिटिशियन, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा कह सकते हैं समय, क्योंकि दशम भाव पर अपने ही घर पे उनकी दृष्टि पड़ रही, कालपुरुष की कुंडली मकर राशि बनती है वहां, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन जो 10वीं दृष्टि वो आपको ज्यादा दिक्कत देगी। 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर ही रहेगी, आपके ज्ञान में तो वृद्धि करेगी, आपको आध्यात्मिक वगैरह बनाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगे। आपका ज्ञान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप सामने वाले पर अपना पांडित्य कहीं ना कहीं प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे, इससे लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि जब व्यक्ति में ज्यादा ज्ञान होता है तो वो दूसरों की सुनता कम है और ज्ञान ज्यादा बांटता है, और फ्री का ज्ञान आपको पता है कि लोगों को ज्यादा देर तक पचता नहीं है। तो ये सब कारण भी आपको कहीं ना कहीं समाज में अकेला भी बना सकता है, मानसिक तौर पर भी और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर भी। तो आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए, जहां जितना संभव हो सोच समझकर बोले तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, वही आपके सम्मान को बढ़ाने में भी मदद करेगा। लेकिन शनि की ढैया आपको मानसिक तनाव देने वाली है, इसका आप ध्यान रखिएगा, माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी। मित्रों, इसके बाद वार्षिक राशि फल में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की बात कर लेते हैं, वो है देवगुरु बृहस्पति, जो आपके राशि के ही स्वामी बनते हैं। और ये जो है 14 मई 2025 तक, जिसमें वो 4 फरवरी तक वक्री भी रहेंगे साल की शुरुआत में, 4 फरवरी को वो मार्गी हो जाएंगे। तो 14 मई 2025 को वो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। तो छठे भाव में जो बैठे हुए हैं और शत्रु राशि में, वृषभ राशि में है, और 29 मार्च से लेकर 14 मई तक शनि की दृष्टि में रहेंगे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कानून की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, वकालत का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। और यहाँ पर स्वास्थ्य बृहस्पति भी प्रभावित कर रहे हैं, पाचन वगैरह आपको डिस्टर्ब करेंगे, लीवर संबंधित समस्या आपको दे सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बृहस्पति निकलेंगे और सप्तम भाव में आ जाएंगे, ये अच्छा है आपके लिए, मान सम्मान को बढ़ाएंगे। लग्न पर जो शनि की दृष्टि पड़ने वाली 29 मार्च से, जो आपको अकेलापन या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंजाइटी और मानसिक तनाव दे सकती है ढैया की वजह से, बृहस्पति सप्तम दृष्टि लग्न पर डालकर उसमें काफी हद तक आपको राहत देंगे, और आपको इन सब चीजों से, निगेटिविटी से दूर करने का काम करें, क्योंकि बृहस्पति गुरु है, ज्ञान है, आध्यात्म है, दर्शन है, तो इनकी दृष्टि में अमृत होता है, जहां पड़ती वहां पर शुभ ही ये करते हैं। इसके बाद तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो जो छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य अगर कहीं समस्या था उसमें बेटर करेंगे, और उनके साथ संबंधों को बेटर करेंगे। लाभदायक यात्राएं आपकी करा सकते हैं, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, चाहे काम को लेके हो, चाहे शिक्षा को लेके हो, अच्छा है आपके लिए। तो ओवरऑल बृहस्पति की स्थिति 14 मई के बाद से आपके लिए बहुत बेहतर होती चली जाएगी। और इसमें एक और स्थिति आपको बता देते हैं, जैसे वक्री चाल ग्रह की होती है, उल्टा चलता है, एक अतिचारी ग्रह होता है, जो अतिचारी स्थिति में जो ग्रह होता है बहुत तेजी से आगे चलते हुए जिस राशि में रहता है उसको पार करते हुए अगली राशि में चला जाता है। तो यह जो स्थिति बृहस्पति की रहेगी, मिथुन राशि से निकलकर, मतलब 14 मई से वो इतनी तेजी से चलेंगे कि 18 अक्टूबर को वो उच्च राशि में, कर्क राशि में प्रवेश करते हुए आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, और यहाँ पर वो 5 दिसंबर तक रहेंगे। 5 दिसंबर को फिर से वक्री चलते हुए आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो अष्टम भाव में जब वो आएंगे तो वहां पर आपको कुछ चीजें देखने में आएंगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो आपको होगी, लेकिन आपके अध्यात्म में, ज्ञान में और गूढ़ रहस्यों को जानने में, रिसर्च की आपकी भावना बन जाएगी। हर चीज को आप शोध वगैरह करने की चेष्टा आपकी रहेगी, छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा आप उसको जानने की कोशिश करेंगे, ऐसी आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। और चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, या जो लोग पीएचडी वगैरह किसी क्षेत्र में करें, उनके लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक का समय बहुत उत्तम रहेगा। इसके बाद फिर से वो आ जाएंगे सप्तम भाव में, और यहीं पर वो रहेंगे।
वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस वो नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि अपनी राशि को देख रहे हैं बैठकर, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हालांकि केंद्राधिपति दोष में हो रहेंगे, क्योंकि लग्न और 4th हाउस के स्वामी होते हैं, दो केंद्र के स्वामी अगर केंद्र में ही हैं, इसकी वजह से। मित्रों, इसके बाद वार्षिक राशिफल में राहु केतु की गणना की जाती है। तो तीसरे भाव, माफ कीजिएगा, 4th हाउस में राहु का गोचर चल रहा है, और 4th हाउस में राहु आपके 18 मई तक है। थोड़ा बहुत आपको मानसिक तनाव, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, और पिता के साथ कुछ मनमुटाव, मतभेद, इन सब चीजों में आपको दे रहे हैं। अष्टम पे दृष्टि है, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ ऐसी समस्या दे रहे हैं जो इजीली डायग्नोज नहीं हो पाती, चाहे वो फियर साइकोसिस जैसे कुछ अज्ञात भय वगैरह की भी समस्या दे देते हैं अष्टम पे दृष्टि डालकर। और द्वादश पे दृष्टि है राहु की 18 मई तक। तो छोटे मोटे वाद विवाद या किसी छोटी बात को बड़ा विवाद में बनाने का काम ये करते हैं, इनका एक काम है। तो इन सब चीजों से आपको दो चार होना पड़ रहा था। इसके बाद राहु तीसरे भाव में आ जाएंगे, 18 मई से तीसरे भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। जबरदस्त समय आपके लिए रहेगा। और भाग्य स्थान में केतु का जो गोचर रहेगा वो आपको धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ाएंगे, धर्म से आपको जोड़ेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ाएंगे। और राहु तीसरे भाव में बैठकर पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि करेंगे। जो लोग IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया ब्लॉगिंग का काम करते हैं, घूमने फिरने संबंधित काम करते हैं, एक्टिंग का काम करते हैं, या कोई क्षेत्र में जासूसी का काम करते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, या किसी सुरक्षा एजेंसी में डिटेक्टिव वगैरह का काम करते हैं, इंटेलिजेंस विभाग से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा राहु का गोचर तीसरे भाव में है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति पर दृष्टि रहेगी राहु की पंचम, और बृहस्पति की वापस 9वीं दृष्टि राहु पर भी रहेगी। तो थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में समस्या दे सकते हैं। और भाग्य आपका अच्छा खासा बड़ा रहेगा, क्योंकि केतु बैठे हुए भाग्य स्थान में वृद्धि कराएंगे। और ये जो है आपके लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी, तो लाभ आपको होगा। जितना पराक्रम पुरुषार्थ करेंगे उतना राहु आपको लाभ भी देंगे 18 मई के बाद से। और मित्रों, शनि के एक चीज मैं बता देता हूं आपको, शनि थोड़ा राहत भी देंगे बीच में, मैं बताना भूल गया। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, उल्टा चलते हुए फिर से तीसरे भाव में कहीं ना कहीं प्रभाव देंगे। तो वहां से ढैया का थोड़ा सा आपको फल कम मिलेगा, तो आपको मानसिक राहत देखने को मिलेगी। ये अच्छी चीज आपके लिए रहेगी 13 जुलाई से 28 नवंबर तक। और आपको एक स्थिति मंगल की भी बता देते हैं। मंगल जो है वो 21 जनवरी तक वर्ष की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में मारक स्थान में नीच राशि में गोचर करें, तो आपको चोट चपेट, गाड़ी वगैरह से दुर्घटना आदि के योग बनाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं ब्लड लॉस वगैरह की समस्या भी बनाए हुए हैं। कुछ बवासीर जैसी भी समस्या अगर आपको पहले से, तो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद वो सप्तम भाव में आ जाएंगे, और 21 जनवरी से 3 अप्रैल 2025 तक सप्तम भाव में बैठ के, पहले अष्टम में थे तो भी मांगलिक दोष था, फिर सप्तम में आए, फिर मांगलिक दोष है। यहाँ पे वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेंगे। और फिर से 3 अप्रैल को अष्टम में नीच राशि में चले जाएंगे, तो फिर से आपको मांगलिक दोष बन जाएगा। फिर से दुर्घटना आदि के योग, वाणी में कुछ दोष, दूसरे भाव पर दृष्टि डालकर आंखों में कुछ समस्या, सब दिक्कत देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे। इसके बाद जो है 7 जून 2025 को वो भाग्य स्थान में जब आपके चले जाएंगे, पंचम भाव के स्वामी होकर और द्वादश के स्वामी होकर, वहां से मंगल आपके लिए भाग्य वृद्धि कारक रहेंगे। उसके बाद वो लगातार 26 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। फिर 26 जुलाई से इसके बाद उनका गोचर 7 सितंबर तक या लगभग इसी के आसपास कन्या राशि में दशम भाव में आ जाएंगे। वो भी बहुत अच्छा रहेगा, कुल दीपक राजयोग बना के बैठेंगे। तो मंगल की स्थिति 7 जून तक आपके लिए कतई अच्छी नहीं है। उसके बाद लगातार सिंह राशि में, फिर कन्या राशि में, और उसके बाद तुला राशि में आपके लाभ स्थान में जाएंगे, वो और अच्छी स्थिति। तो लगातार 3 राशियों में जब उनका गोचर चलेगा वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो मित्रों, यह था धनु राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2025 कैसा रहेगा। आपके लिए साल बहुत उपलब्धियों वाला, लेकिन जो साल का फर्स्ट हाफ है बहुत अच्छा नहीं है। 18 मई के बाद से स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। और मंगल जब 7 जून को आपके भाग्य स्थान में आएंगे, वहां से लगातार आपको पूरे वर्ष लाभ देने का ये काम करेंगे। तो मित्रों, आप शनि की ढैया शुरू हो रही, तो शनि का मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए यथासंभव। हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, क्योंकि मंगल नीच राशि में है कुछ समय के लिए, लगभग अष्टम भाव में आपके, तो दुर्घटनाओं से बचाएंगे। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। काले वस्त्रों को धारण करने से पूरे वर्ष बचिए, खासतौर पर ढैया शुरू होने के बाद से 29 मार्च के बाद, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको मकर राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला सन 2025, उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।